लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसके बारे में सुनकर आज भी आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयावह वह घटना थी उससे कहीं ज्यादा भयावह पुलिसिया प्रशासन का रवैया होता है। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली होती है, सबूत मिटाने का काम भी पुलिस ने खुद ही किया होता है। तब का पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को बचाने में लगा दी थी। इसकी वजह यह थी कि केस के प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और बिहार का तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव होता है। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करता था, इस कारण पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं शिल्पी जैन मर्डर केस की। तब उस वक्त इस केस को अदालत में भी दबा दी गई थी, मगर दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही होती है। तो आखिर क्या थी इस शिल्पी गौतम केस की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए जब आप इस केस की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने हमारे खूनी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप सभी के बीच ऐसी नई कहानियां आती रहे। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तह में। तो सबसे पहले इस कहानी के किरदारों के बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र लगभग 23 साल की होती है। शिल्पी पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी होती है। 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना में कमल स्टोर्स नाम की रेडीमेड कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान चलाया करते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज होती है। पढ़ाई में तेज के साथ साथ शिल्पी दिखने में भी काफी खूबसूरत होती है। उन्होंने घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का खिताब भी जीता होता है। घटना के समय शिल्पी पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लास कर रही होती है। कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं होता। गौतम सिंह के पिता का नाम डॉक्टर वीएन सिंह था जो पूरे परिवार के साथ लंदन में रहा करते थे। डॉक्टर वीएन सिंह लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबियों में से एक होते हैं। वो कैसे जानेंगे आगे, क्योंकि गौतम सिंह के पिता लालू प्रसाद यादव के करीबी होते हैं। इस कारण गौतम सिंह को बिहार की राजनीति को करीब से समझने का एक मौका मिलता है और वे लंदन छोड़कर पटना में रहने लगते हैं। वे राजनीति में ही अपना भविष्य बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। 1999 के आसपास लालू यादव चारे घोटाले के आरोप में जेल गए हुए होते हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर अब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ले चुकी थी। लालू यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी के भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव काफी अहम भूमिका निभा रहे थे। उनसे जुड़े लोग तो यह भी कहते हैं, कहने को तो साधु यादव महज एमएलसी विधायक होते हैं, मगर वास्तव में उस समय साधु यादव ही सरकार हुआ करते थे। बड़े से बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे लगे रहते थे, क्योंकि गौतम सिंह तथा लालू यादव के परिवार वालों की आपसी जान पहचान काफी पुरानी होती है। इस कारण गौतम सिंह को राजनीति में जगह बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और बहुत जल्द उसकी पहचान साधु यादव से भी हो जाती है। साधु यादव का करीबी होने की वजह से गौतम सिंह को तेजी से पार्टी में नई पहचान मिलती जा रही थी और गौतम सिंह साधु यादव के साथ मिलकर पटना के मशहूर फ्रीजर रोड में सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू करता है। यानी साधु यादव और गौतम सिंह बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। शिल्पी जैन और गौतम सिंह दोनों ही पटना के होते हैं तथा इन दोनों का संबंध रसूखदार परिवार से होता है। एक दिन शिल्पी की मुलाकात गौतम सिंह से होती है और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक
एक दूसरे को टूटकर चाहने लगते हैं और साथ रहने का भी प्लान करने लगते हैं। मगर इन दोनों का यह ख्वाब अधूरा रह जाता है क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमिली क्वार्टर के बांग्ला नंबर 12 के गैरेज में मौजूद मारुति जैन कार के अंदर मिलती है। 2 बड़े घर से आने वाले लड़के लड़कियों की मौत की खबर से पूरे पटना में सनसनी मच जाती है। हर कोई बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की ये हालत किसने की है। जितना मुंह उतनी बातें हो रही थी, मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। वैसे तब क्या आज तक कोई नहीं जान पाया कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इन दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड को बता दिया था। क्या सच में ऐसा ही था? शायद नहीं, क्योंकि पुलिस की थ्योरी से एक अलग ही चर्चा पटना की फिजाओं में तैर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए घर से निकलती हैं। घर से निकलते समय शिल्पी जैन ने एक सफेद रंग की कुर्ती पहनी हुई थी। घर से निकलने के बाद शिल्पी जैन एक रिक्शे पर बैठती हैं तथा अपने कंप्यूटर क्लास की ओर निकल जाती हैं। अभी शिल्पी जैन कुछ ही दूर आगे गई होती हैं कि रास्ते में एक लड़का अपनी कार रिक्शे के आगे रुकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। उस लड़के को देखते ही शिल्पी जैन कहती हैं कि मैं अपना कंप्यूटर क्लास की ओर जा रही हूं। जवाब में लड़का कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप कर सकता हूं। कथित तौर पर वह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का एक करीबी दोस्त होता है, जिसे शिल्पी जैन भी काफी अच्छे से जानती थी, जो कि लड़का गौतम सिंह की जान पहचान का था और पहले भी कई बार शिल्पी उससे मिल चुकी होती है। इसलिए शिल्पी रिक्शे वाले को किराया देकर रिक्शे से उतर जाती हैं और इस लड़के की कार में बैठ जाती हैं। कार कुछ दूर तक तो शिल्पी जैन के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ ही पड़ती है, मगर कुछ आगे जाकर वह लड़का कार को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। कार जब दूसरे रास्ते पर मुड़ती है तो शिल्पी जैन लड़के से पूछती है कि इधर तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। तो जवाब में कहता है कि हम अभी फुलवारी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है। वह तुमसे मिलना चाहता है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दे कि फुलवारी शरीफ पटना से लगा हुआ एक छोटा सा शहर है। वैसे तो आज फुलवारी शरीफ पूरी तरीके से आबादी से भरा हुआ है, लेकिन 90 के दशक के आसपास काफी सुनसान इलाका हुआ करता था। गाड़ी को दूसरी रास्ते पर मुड़ता देख पहले तो शिल्पी जैन घबराती हैं, मगर जैसे ही सुनती हैं कि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद है, शिल्पी बड़े आराम से लड़की के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जबकि सच्चाई तो यह थी कि उस गेस्ट हाउस में गौतम सिंह मौजूद ही नहीं होता। कहीं से इस बात की जानकारी गौतम सिंह को थोड़ी देर बाद लग जाती है कि शिल्पी को एक लड़के ने कार से फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर गया है। तो गौतम सिंह तुरंत परेशान हो जाता है और अपनी सफेद रंग की मारुति जैन कार निकालकर गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। गौतम सिंह के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि राजनीति में बेहद करीब से जुड़े होने की वजह से गौतम सिंह को अच्छे से मालूम था कि उन दिनों वाल्मीकि गेस्ट हाउस बड़े बड़े नेताओं का अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। अनहोनी की आशंकाओं से गिरा हुआ गौतम सिंह भागते हुए वाल्मीकि गेस्ट हाउस तक आता है तो यहाँ देखता है कि शिल्पी एक कमरे में बंद है और उसके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सब देखकर गौतम सिंह भागता हुआ अंदर जाता है और वहां मौजूद लोगों को रोकने की कोशिश में लग जाता है, मगर वहां मौजूद लोग गौतम सिंह की एक भी नहीं सुनते हैं और उल्टा गौतम सिंह को मारने पीटने लगते हैं। गौतम सिंह को मारने पीटने वाले लोगों में कोई दूसरे लोग नहीं होते बल्कि गौतम सिंह के ही बेहद गरीबी जान पहचान वाले नेता होते हैं। गौतम उन लोगों से रहम की भीख मांगता है, मगर वो लोग गौतम की एक नहीं सुनते और फिर गौतम की अच्छे से पिटाई करने के बाद शिल्पी जैन के साथ बारी बारी से दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। शिल्पी
के साथ दरिंदगी को अंजाम देने के बाद वहां मौजूद लोग शिल्पी तथा गौतम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर इन दोनों की लाश गौतम सिंह की गाड़ी में डाल देते हैं। फिर कार रातों रात गांधी मैदान के पास लाकर एमएलए बंगला के गैराज में खड़ी कर दी जाती है। इधर जब घर शाम तक शिल्पी वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले शिल्पी के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं। शिल्पी की खोज में आदमी भी लगाए जाते हैं मगर कहीं भी शिल्पी का अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि शाम हो जाती है और शिल्पी घर वापस नहीं आई। थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी जाती है। कुछ ही समय बाद खबर आई कि गौतम सिंह भी गायब है। इसी के बाद दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। दिन भर लोगों की खोज होती रहती है मगर कहीं से कोई अता पता नहीं चलता। इस खोजबीन में कई घंटे बीत जाते हैं। तभी अगले दिन यानी 3 जुलाई 1999 की रात 9 बजे के आसपास अचानक से पुलिस की एक टीम गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के पास पहुंचती है और गैरेज को खोला जाता है तो गैरेज के अंदर पुलिस वालों को गौतम सिंह की वही सफेद रंग की मारुति जैन कार मिलती है। कार के अंदर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि उसमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर लालू यादव के साले साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी आखिर किसने दी कि पुलिस को गैराज से 100 मिली है और फिर साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे। इस राज से भी आज तक पर्दा नहीं उठ पाया कि पुलिस को किसने खबर दी कि गैराज के अंदर कार है और इस कार में शिल्पी और गौतम सिंह की लाश है। खैर घर से तो शिल्पी सफेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी मगर जब कार में उसकी लाश मिलती है तो एक कपड़े के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ गौतम सिंह का टी शर्ट होता है जबकि गौतम सिंह बिल्कुल नंगी अवस्था में होते हैं। तब इन दोनों की लाश को करीब से देखने वाले लोगों के मुताबिक लाश को देखकर पूरा अंदाजा हो रहा था कि इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। शिल्पी के शरीर पर जूते से पिटाई के भी निशान होते हैं। साधु यादव के समर्थकों के हंगामा के बीच पुलिस तुरंत इन दोनों की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज देती है। वहीं ढंग से होना तो यह चाहिए था कि पुलिस वाले मौके पर ही सबूत इकट्ठा करते या फिर कार को दूसरे क्रेन की मदद से खींचकर पुलिस थाने ले जाते मगर पटना पुलिस का एक कांस्टेबल उस कार को खुद ही चलाकर थाने तक ले जाता है। इस कारण कार के स्टीयरिंग से अपराधी के फिंगरप्रिंट समेत कई अहम सबूत मिट जाते हैं। वैसे तो अक्सर पुलिस पर हर काम को काफी धीरे करने का आरोप लगते हैं मगर शिल्पी जैन और गौतम सिंह के मामले में पटना पुलिस की एक अलग ही बेमिसाल तेजी देखने को मिलती है। अभी इन दोनों का पोस्टमार्टम और बिस्तरा रिपोर्ट आया भी नहीं होता कि पुलिस वाले ऐलान कर देते हैं कि इन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। इधर रात के अंधेरे में ही दोनों का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। गौतम सिंह के परिवार वाले अभी लंदन में ही होते हैं। उसके बावजूद बिना उन लोगों की इजाजत के गौतम सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में पटना पुलिस द्वारा करवा दिया जाता है। अंतिम संस्कार गौतम सिंह का कोई रिलेटिव भी शामिल नहीं होता। आनंद फानन में अगली सुबह शिल्पी जैन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। हालांकि यह संभावना जरूर जताई जाती है कि इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई है। अब पटना पुलिस भी अपने पिछले बयान से पलटते हुए दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पटना पुलिस का दावा एक तरफ था, दूसरी तरफ लोगों के बीच आम चर्चा यह चल रही थी कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता किया गया और फिर इन दोनों की हत्या कर दी गई। पटना पुलिस के रवैया की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी देवी सरकार को घेरने में लग जाती हैं। बिहार सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि चूंकि इस केस के मास्टरमाइंड किसी और को नहीं बल्कि राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा था, इस कारण
कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार साधु यादव को बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। बिहार सरकार से मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जाने लगती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती, मगर जब हंगामा बढ़ता है तो फाइनली बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस घटना के 2 महीने के बाद यानी सितंबर महीने में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर देती है। इस मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई सबसे पहले शिल्पी जैन के वेजाइनल फ्लूइड को जांच के लिए हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेजती है। इसके अलावा फिर से हर पहलू की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है। कुछ समय बाद जब हैदराबाद के फोरेंसिक लैब से शिल्पी जैन की रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस के दावे से उलट एक दूसरा दावा सामने आता है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया होता है। वेजाइनल फ्लूइड में 1 से अधिक लोगों के सीमेन मिले होते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब सीबीआई इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के डीएनए जांच की मांग करती है। वहीं साधु यादव डीएनए जांच से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। शिल्पी जैन के शरीर पर पाए गए सीमेन किसके हैं? साधु यादव से डीएनए जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगा जाता है, मगर साधु यादव डीएनए जांच से साफ इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो यह होती है कि सीबीआई इस मामले में आगे कानून की मदद ले सकती थी, मगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर सीबीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया और फाइनली 2003 में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में सीबीआई द्वारा कहा जाता है कि उसे जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो दोस्तों, आप सभी को शिल्पी जैन से जुड़ी ये मर्डर केस की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।